नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। मेरे साथ आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर सुरभि यादव, सीएसआर एक्सपर्ट हैं। आज वो बताएंगे कि सीएसआर होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी भूमिका क्या है, इसके लिए कब कानून बना, किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद लक्ष्मी जी। सबसे पहले मैं बेसिक से ही शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज सीएसआर। जी, क्या है सीएसआर? सीएसआर इज ए एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जो कि बहुत पुराना नहीं है। वैसे तो अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो बहुत पुराना नहीं है, और अगर वैसे बोलूँ तो ये तो बरसों पुराना है, हमारे शास्त्रों से निकल के आता है। जहाँ पुराने राजा महाराजा जो होते थे वो आश्रम बनाते थे, रोड्स बनाते थे, लड़कियों की शादियाँ करवाते थे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुरातन काल से हमारे संस्कारों में जुड़ा हुआ है। पर अगर मैं आज की डेट में आपसे बात करूं कि सीएसआर क्या है, तो सीएसआर अब एक लॉ है, सीएसआर अब एक प्रोसेस है, सीएसआर एक सिस्टम है जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके तहत गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2014 को एक लॉ बनाया अंडर सेक्शन 135 ऑफ कॉर्पोरेट्स लॉ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसको देखता है। इसके तहत इन्होंने कहा कि जो भी कंपनी है जिसका की फ़ायदा 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, या फिर उसका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको अपने फ़ायदे का, जो पिछले 3 साल का फ़ायदा है, उसका एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर में खर्च करना है। अब जब मैं कहूँ सीएसआर में खर्च करना है, तो सबसे बड़ा विषय है कि होता क्या है भाई, कहाँ खर्च करना है। तो गवर्नमेंट ने एक बुफे भी बनाया कि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, हमारी ज़मीनी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, आर्ट एंड कल्चर है, डिज़ास्टर है, जैसे कि कोविड के टाइम में हमें हेल्थ में बहुत रिक्वायरमेंट हुई, या आज की समय में स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक जगह इकट्ठी करी, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल 7। उसमें ये पूरा बुफे उन्होंने लेआउट करा और कॉर्पोरेट से कहा कि भाई आप अपना 2% का जो मुनाफा है वो इनमें से किसी भी एक्टिविटी में, या आप चुन सकते हैं किस किस एक्टिविटी में ये करना चाहते हैं। उन्होंने एक चीज़ और कही, कॉर्पोरेट ने कहा भाई हमें नहीं पता कि कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि आप ये लोकल जो एनजीओज हैं उनकी मदद से कर सकते हैं, वो इसके एक्सपर्ट है, वो कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, आप उनकी मदद लीजिए। उनकी भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया कि भाई उनके पास भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ATG 12A, CSR 1, ये सारी चीज़ें होंगी। और गवर्नमेंट ने कहा हम उनका भी ध्यान रखेंगे, उसकी भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। उसके लिए भी उन्होंने एक दर्पण पोर्टल बना दिया। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा ही प्रोसेस ड्रिवन है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होती है, इवैल्यूएशन होते हैं, इसकी इम्पैक्ट की भी स्टडी होती है। और पिछले 10 सालों में आज की डेट में करीब करीब पिछले साल हम लोगों ने 35,000 करोड़ रुपए सीएसआर के तहत खर्च किए। किस किस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट हुआ मैम? ये सबसे ज़्यादा एजुकेशन में होता है, हेल्थ में हो रहा है, और पहले लाइवलीहुड में हो रहा था, और अब धीरे धीरे एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर उभरता आ रहा है। एनवायरनमेंट के में करीबन 13 से 15% जो स्पेंड है वो एनवायरनमेंट में भी जा रहा है आज की डेट के, जिसमें कि हम वाटर की प्रॉब्लम्स कहीं पे हैं, वाटर रिजुविनेशन पे काम कर रहे हैं, वाटर टेबल्स पे काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत काम हो रहा है। स्किलिंग तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा सेक्टर है जिसमें स्किलिंग में बहुत काम होता है। हेल्थ और एजुकेशन आज भी टॉप पे है, और हेल्थ इनफैक्ट कोविड के दौरान ऊपर आया, जो धीरे धीरे स्लिप करता जा रहा है, हम देख रहे हैं। और एनवायरनमेंट जो है वो शायद वो रिक्वायरमेंट वाली बात है कि रिक्वायरमेंट आज की डेट में एनवायरनमेंट पे फोकस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो वो थोड़ा और ऊपर आता जा रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा कि वाटर पे हुआ, एजुकेशन पे हुआ। जी, जब हम बैठे हैं आज, पॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब सीएसआर का जो फोकस है वो पॉल्यूशन पर भी होना चाहिए? इसको कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उन पर फोकस होना चाहिए? बहुत अहम सवाल पूछा आपने लक्ष्मी जी। आज शायद मेरे आने का एक मकसद ये भी था कि मैं सबको याद दिलाऊं, ध्यान दिलाऊं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है। और
देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारा कोई छोटा सा देश नहीं है, हमारा बहुत बड़ा देश है, लेंथ एंड ब्रेथ में फैला हुआ है और हर जोन की अलग प्रॉब्लम है। जैसे हो सकता है राजस्थान में पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो और कहीं पे बाढ़ की वजह से दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं इन्वायरमेंट को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं लाइवलीहुड को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज अब हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं तो यहाँ इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू निकल के आ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन से पूरा कैपिटल सिटी जो है हमारा वो ग्रसित है आज की डेट में। और सिर्फ कैपिटल नहीं, अगर आप कोई भी वेदर का वो मैप निकालें और देखें तो आसपास के रीजन में 200-300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में पूरा रेड हो रखा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से फोकस कर ही रही है, गवर्नमेंट का ध्यान है ही, हम देख रहे हैं वो काम भी कर रही है, पर इसमें कॉर्पोरेट जो है वो भी बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकती है। तो मैं अगर शुरू करूँ पॉलिसी लेवल से, तो पॉलिसी लेवल पे ही जो हमारा सेक्शन 135 मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट है, उसमें 9 सबसेक्शन होते हैं जो अलग अलग चीज़ें डिफाइन करते हैं। उसमें सबसेक्शन 8 ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को वो कह सकती है कि पैसा आपको यहीं लगाना है, इसी सेक्टर में लगाना है, वो ये गाइडलाइन निकाल सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100% लगाने कहिए, पर गवर्नमेंट के पास ये है कि वो कह सकें कि आप 25-50% जो है अपना फोकस जो है, स्पेंड जो है आप इसी एरिया में कीजिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, ऐसी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी, जितनी भी बड़ी पब्लिक सेक्टर संस्थानें हैं, इनकी डीपी गाइडलाइन आती है हर साल और उसके तहत गवर्नमेंट बताती है कि आपको किस सेक्टर में खर्च करना है। कभी वो कहती है आप एजुकेशन में कीजिए, किसी साल वो कहती हैं कि आप हेल्थ पे कीजिए। ये ऑल डिपेंड करता है कि देश की रिक्वायरमेंट क्या है, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे ये गाइडलाइन निकाली जाती है। तो यहाँ भी हम ये गाइडलाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस साल की अभी तक गाइडलाइन आई नहीं है हमारी, डीपी गाइडलाइंस जो हैं सीएसआर के लिए। तो कहा जा सकता है उनसे भी कि आप सीएसआर का पैसा जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लगाएं। अब इसमें मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट पैसे के लिए नहीं कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व किया गया सीएसआर में। बहुत लोग ये बात कहते हैं कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो टैक्स दे ही रहे हैं, फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी और हम क्यों करें। बिल्कुल। तो देखिए ये जो पैसा है ये ना तो टैक्स है सीएसआर का पैसा, ना ही ये फिलांथ्रोपी या डोनेशन है। ये जो है ये बड़ा ही फोकस्ड तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है कि आप आइए और इन जगहों में से कहीं पे भी आप स्पेंड कीजिए। क्यों उनको कहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि जो बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हैं, हम सबको पता है, हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर जितने भी ब्राइट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट के बच्चे हैं, जो भी बेस्ट ब्रेन्स हैं हमारे, सबसे ज़्यादा वो कॉर्पोरेट के साथ हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ये ब्रेन को हम यूज़ कर सकें, इन लोगों की एक्सपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकें। तो ये पैसे के लिए हम नहीं चाह रहे हैं कि वो आएँ, हम चाहते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी इनोवेशन, अपनी टेक्नोलॉजी, उन सब से कंट्रीब्यूट करें यहाँ पे। जैसे अब मैं पोल्यूशन पे ही दोबारा और बताऊँ, गहराई से अगर हम जाएँ तो सिर्फ एक कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि जैसे चाइना ने स्मोक टावर्स बनाए, हम भी स्मोक टावर बना सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। चाइना इनफैक्ट आज हाथ बढ़ा के कह रहा है कि हम टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं आपको। तो हमारे पास IITs हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास रिसर्च सेंटर्स हैं, हम वो बना सकते हैं एक्सपर्ट्स की मदद से। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम की जड़ पे जाना होगा कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है कि पारेली की वजह से हो रहा है शायद ये, तो उसको भी किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, कैसे हम फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं, या कैसे क्या हम उनसे पारेली लेके उनको कुछ MSP में मदद कर दें, या हम उनका पारेली लेके उसको हम खरीद के उसको वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को या NGOs को दे के उससे हम कुछ बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक वो हो गया, एक स्मॉग हो गया, तीसरा एक बिहेवियरल चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। सरकार कितना भी करे, अगर मैं रोज चूल्हा जलाऊं लकड़ी का तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं रोज गंदगी फैलाऊं, कितनी भी गंगा की सफाई हो, कितनी भी यमुना की सफाई हो, मैं अगर हर दिन जाके वहाँ पन्नी भर भर के कूड़ा फेंक के आऊं तो वो नहीं हो सकता। जागरूकता बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो एडवोकेसी और अवेयरनेस भी CSR के अंडर किया जा सकता है। एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग भी CSR के अंडर होती है, जिसमें पैसा नहीं खर्च होता, पर कंपनीज के लोग आके जनता के बीच में जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन से रिलेटेड भी हम CSR के अंदर एड्रेस कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार, जैसा कि आपने कहा कि अभी गाइडलाइंस नहीं आई हैं जी, तो इस बार की गाइडलाइंस पर, इस पर फोकस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मेरी गुजारिश है सरकार से कि पॉलिसी लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो इस बात को ध्यान दें
कि हम इस पे मैं फिर से कहूँगी कि 100% हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके हो रहे हैं, तो 100% ना करें, पर एक फिक्स परसेंटेज 25 से 50% तक अगर हम उनका फोकस इस तरफ लेके आएँ कि ये करा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें सभी को भागीदार बनना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को, और हम सबकी, क्योंकि ये आज की या कल की बात नहीं। मैं आज सुबह ही अखबार में देख रही थी कि 2016-17 में भी शायद यही सिचुएशन थी, और हम 10 सालों से करीब करीब इसी से लड़ रहे हैं, और अब उसको हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन का सवाल आ गया। आज डॉक्टर कह रहे हैं कि यहाँ दिल्ली रहने लायक नहीं है, हो सके तो आप बाहर चले जाएं। अब वो तो पॉसिबल नहीं है हम में से किसी के लिए भी कि हम बाहर चले जाएं। स्कूल हैं, नौकरियाँ हैं, काम हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, और जो रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जो बेचारे, वो कहाँ जाएंगे? और अगर ये सब्जी वाले और ये चले गए, दूध वाले, तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा? तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जागरूकता भी ज़रूरी है, सबकी भागीदारी भी ज़रूरी है। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि पैसा तो गवर्नमेंट के पास है, पैसे से भी कंट्रीब्यूट करें तो ठीक है, पर उससे कहीं ज़्यादा हमारा हिस्सेदारी उसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और पार्टिसिपेशन में हो तो वो ज़्यादा फ़र्क लेके आ सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हमें जड़ पर काम करना होगा। जी, हर बार हमारी हम देखते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है, बाकी जगह पे हम अब देख रहे हैं कि पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। रिपोर्ट से बता रही है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को कैंसर का खतरा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन इतना है। एक छोटा बच्चा भी अगर पूरे दिन पॉल्यूशन में सांस ले रहा है तो वो दिन में करीब 8 से 10 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले जा रहा है। बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये हालात हैं तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है उनका, उन पर क्या स्थितियां उनके लिए पैदा होंगी। क्या आपको लगता है कि इसके लिए CSR तो एक एक्टिविटी जो आपने बताया कि इस पर तो फोकस होना ही चाहिए गवर्नमेंट का भी, NGO लेवल पर भी एक बड़ी पहल होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने और अहम मुद्दा उठाया यहाँ पे। जो CSR का कानून है या CSR का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें 3 मुख्य पिलर हैं। सबसे पहला तो है गवर्नमेंट, जो कि पॉलिसी लेवल पे काम करती है, मॉनिटरिंग करती है। दूसरा है कॉर्पोरेट, जो फंड देता है, प्रोजेक्ट लाता है, इनोवेशन लाता है। और तीसरा है NGO, जो कि ग्राउंड पे काम करता है, जो कम्युनिटी के साथ, बिल्कुल, जो कम्युनिटी के साथ रहता है, जो उनको सिखाता है, समझाता है, बताता है। गाइडेंस होती है कॉर्पोरेट की, पैसा भी होता है कॉर्पोरेट का, पर हाथ इनके होते हैं और ये दिल भी इनका होता है, क्योंकि ये फील्ड में रह के काम करते हैं। और आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया, लाखों NGOs हैं, उसमें से 5 लाख के आसपास में, बल्कि आज सुबह ही देख रही थी दर्पण पोर्टल में, जो कि बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं लक्ष्मी जी, आज से 1.5 साल पहले करीबन 2 लाख NGOs रजिस्टर्ड थे दर्पण पोर्टल में, जो कि आज 4,70,000 के आसपास है। तो उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ता जा रहा है। मैं तो देख रही हूँ कि युवाओं का जो रुझान है वो भी इस सेक्टर में बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट की नौकरी के बाद भी वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ के देश के लिए कुछ करें, नेशन बिल्डिंग के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करें। और यहाँ NGOs बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जहाँ वो वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर सकते हैं। वो हर अगर आप जाएं तो देखें कि हर एरिया में कोई ना कोई अच्छा NGO है, तो वो लोकल लेवल पे काम कर सकते हैं वहाँ पे। क्या आपको लगता है कि CSR के जरिए जो सपोर्ट NGOs को मिलनी चाहिए, जी, वो उस लेवल पर नहीं मिल रही जिस लेवल पर मिलनी चाहिए? खासकर अगर हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि मैंने बताया ना, ये प्रायोरिटी में ही नहीं है कॉर्पोरेट्स की, कंपनी की प्रायोरिटीज़ में ही नहीं है कि हम पोल्यूशन को एड्रेस कर पाएँ। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊँ, मेरी कुछ CSR हेड से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम खोज रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट, हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे जो हमको मदद कर सकें। अब हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर अगर कहीं से आए, हमारे पास कोई NGO अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएगा तो हम ज़रूर मदद करेंगे। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉर्पोरेट्स भी अच्छे NGO ढूंढ रहे हैं और NGO भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर लेके आएंगे तो उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। वो ट्रेडिशनली चल रहे हैं NGOs भी जो हैं हमारे, वो ट्रेडिशनली वो हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, क्योंकि उनका लगता है कि ये इजी जरिया है। अगर मैं ये कहूँ कि जो लाइन पकड़ी है सिर्फ उसी पर जा रहे हैं,
दाएं बाएं नहीं देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स इधर भी है इधर भी है, बिल्कुल सिर्फ सीधी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हालांकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे भी कॉर्पोरेट का फोकस जा रहा है आज की डेट में, और जैसा मैं आपसे पहले ही बता रही थी कि अब आईआईटीज वगैरह में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होने लगा है, और इसीलिए हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे फोकस किया जाए। ये हमारे गवर्नमेंट का भी फोकस है कि भाई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस करें। स्टार्टअप इंडिया का भी यही फोकस है, अगर आप देखें कि नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लेके आए। पर क्योंकि कॉर्पोरेट भी सेटिस्फाइड नहीं है जो प्रोजेक्ट एनजीओज में लेके आ रहे हैं, और कोई भी दाएं बाएं जाना नहीं चाहता, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई जो होता आ रहा है वही करते रहेंगे, उसी पर अपना नाम लिखा देते हैं कि भाई हाँ ये था, ये इस बार भी हुआ, पिछली बार भी हुआ और अगली बार भी इसी में दर्ज करा देना है। बिल्कुल। बेसिकली जो प्रॉब्लम है जिसको आपको हटके उस पर भी फोकस करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं पे शायद पॉलिसी आ जाती है। अगर एक बार हमारे पास आवाज़ आ जाए मिनिस्ट्री से कि भाई आपको 25% तो करना ही है, आप देखिए फिर कोई कमी नहीं होगी प्रोजेक्ट्स की। मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे कि अगर हमारे पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आ जाएं और कहा जाए कॉर्पोरेट्स को कि आपको करना पड़ेगा 25%, तो वो जाएंगे आउट ऑफ द वे, जाके वो अच्छे एनजीओज भी लेके आएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लेके आएंगे, और हम एज ए नेशन इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। अगर चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। वो इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जब ऑप्शन होते हैं तो शायद आप डिनाई करना भी चुन लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है जी, तो फिर आप सोचते हैं कि कैसे करना है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कोविड टाइम्स का, जब पूरा देश लॉकडाउन में था और हम सब जूझ रहे थे कोविड से। उस समय कहीं सिलेंडर की कमी हो रही थी, कहीं बेड्स की कमी हो रही थी। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए, सिलेंडर प्लांट्स बनाए। मतलब ऐसी कंपनी है जो लिकर बनाती है और उसने ये ऑक्सीजन के सेंटर्स बनाए हैं। समझ रहे हैं आपकी, मतलब कितनी डाइवर्स चीजें हैं। पर क्योंकि देश को जरूरत थी, हर कॉर्पोरेट सामने आया उस समय, और गवर्नमेंट ने भी उनसे कहा, खुले बाहों से उन्होंने कहा कि प्लीज आइए, आप हेल्प कीजिए हमारी। तो सब आगे बढ़े। किसी ने वैक्सीनेशन में हेल्प करी, किसी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बनाने में हेल्प करी, किसी ने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने में हेल्प करी। वॉलंटियर्स की तरह एनजीओज हमारे निकल के आए और हम उस स्थिति से बाहर निकल के आ पाए। तो जब एज ए नेशन हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, एट पॉलिसी लेवल हम ये डिसीजन लेंगे और हम सब ये निश्चित कर लें कि हमें इसको एड्रेस करना ही है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। देखिए, वो एक मेडिकल इमरजेंसी थी और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो पॉल्यूशन है ये ऐसी ही स्थिति अगर पैदा ना करे, इसके लिए हमें उसको अभी से उसी लेवल का सोचना होगा जैसा हमने उस वक्त सोचा था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या लगता है आपको मैम, क्या क्या और विकल्प हो सकते हैं पोल्यूशन के लिए? आप पूछना चाह रही हैं? पोल्यूशन के लिए देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम टॉप डाउन अप्रोच भी करें या हम बॉटम अप अप्रोच करें, हमें वो डिसाइड करना होगा। टॉप डाउन अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसी लेवल से हमें शुरू करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेके हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रीन क्रैकर्स अलाउड है, पर क्या हमने सच में ग्रीन क्रैकर्स फोड़े? वो बहुत बड़ा सवाल है। तो अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। जनता को सिर्फ ये बोलना कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि ये बड़ा अनफेयर है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, पर क्या हम साथ दे रहे हैं? हम इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो हमारा भी तो अपना एक दायित्व है। हम में से कितने लोग उस दायित्व को निभा रहे हैं? तो अगर हम ईच इंडिविजुअल, हर इंसान, हर नागरिक अगर थोड़ा अवेयर हो जाए इस चीज़ को लेके, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है कि पॉलिसी लेवल पे भी काम हो, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी हो, पेनल्टीज़ भी हो। जैसे मैं कल सुन रही थी, एफएम में ही शायद आ रहा था कि पारेली चलाने पे कुछ पेनल्टीज लगाई जा रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, 2 साल आपसे अनाज नहीं लिया जाएगा अगर आप पकड़े गए इस तरह से करते हुए। ऐसे ही कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने लगाया था, ऑड इवन वाला एक रूल बनाया था। वो सक्सेस हुआ या नहीं सक्सेस हुआ वो अलग एक डिबेट है। पर इस तरह के अगर हम, जैसे चाइना आज भी इस तरह के रूल्स करता है कि वो नंबर प्लेट के बेसिस पे डिसाइड करता है कि किस दिन आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है हमारी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, मेट्रोस काफ़ी आ रही हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। एक जोग्राफिक जो हमको डिसएडवांटेज है दिल्ली को, वो तो है ही देखिए, पर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। पर जिन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं उनको हमें डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए। बिल्कुल। सीएसआर का आपने जिक्र किया, हम कई बार ये भी देखते हैं सीएसआर एक्टिविटीज़ में जिन कंपनियों का आपने कहा कि उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है 2% का, कई बार ना वो सिर्फ एक फिलअप के लिए कर दिया जाता है कि पैसे तो दिए, जितनी आपके लिए प्रतिबद्धता थी वो तो आपने की, लेकिन वो सही दिशा में जाए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए,
वो सिर्फ कागजों में ना हो, वो धरातल पर लोगों के लिए पॉजिटिव फैक्टर भी नजर आए। जी। क्या आपको लगता है कि इसके लिए और ज्यादा जागरूकता की जरूरत है और कड़ियों को और फेयर करने की जरूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल, और मैं आज सबको बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत काम किया इसके लिए भी। लॉ आया 2014 में, जब गवर्नमेंट ने कहा कॉम्प्लाई और एक्सप्लेन, जिसका मतलब था या तो आप कीजिए, नहीं कर पाए तो बताइए आपने क्यों नहीं किया। 2% आप दे दीजिए एनजीओस को और चूज कर लीजिए कि भाई एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, एनवायरमेंट कहाँ करना है और एनजीओ करेगा। 21 में आते आते गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई थोड़ा तो झोल हो रहा है यहाँ पे, और जैसा आप कह रही कि वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हुई, नई पॉलिसीज, नए अमेंडमेंट्स लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा कि एनजीओस का भी एक CSR 1 होगा, मतलब कि एनजीओ भी लाइसेंस लेगा, वही एनजीओ पैसा ले सकता है जिसके पास ये लाइसेंस है। राइट। तो और उसके बाद एनजीओ की भी रिपोर्टिंग होगी, कॉर्पोरेट की भी रिपोर्टिंग होगी। कॉर्पोरेट बताएगा साल के एंड में कि भाई उसने कहाँ खर्च किया, कौन बेनिफिशियरी था, किस एरिया में खर्च किया। आप अगर रिपोर्टिंग फॉर्मेट देखें तो इतना विस्तार से वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है कि इस साल कितना बजट था, कितना खर्च किया, किस एरिया में खर्च किया, कौन बेनिफिशियरी था, किस एनजीओ के साथ खर्च किया। और अगर 3 साल बाद आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कहीं खर्च किया है तो एक तो प्रोजेक्ट 3 साल से ऊपर का नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का हो सकता है। और प्रोजेक्ट होने के बाद इम्पैक्ट असेसमेंट कंपलसरी कर दिया, और ये इम्पैक्ट असेसमेंट ना कॉर्पोरेट करेगी ना एनजीओ करेगा, एक थर्ड पार्टी करेगी। उससे आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा और वो रिपोर्ट आपको अपनी वेबसाइट में डालनी पड़ेगी। वो फेयरली रिपोर्ट होगी जो आपको वेबसाइट पर डालनी। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है वो ट्रांसपेरेंसी लाने की कि कॉर्पोरेट अच्छे से अच्छा काम करे और उसका इम्पैक्ट आए। और मेरे को सेक्टर में जितना पुराना लॉ है, मैं कहूँगी उतने सालों से तो मैं सेक्टर में ग्राउंड में काम कर रही हूँ, बहुत फर्क आया है, बहुत चेंजेस आए हैं। कॉर्पोरेट में आज बोर्ड लेवल पर डिस्कशन होता है कि इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा। आज बोर्ड अप्रूव नहीं करता है अगर उसको प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट नहीं दिखता है, तो ये बोर्ड लेवल तक बातें जाती हैं और वहां से डिसीजन होता है और बोर्ड का ही सिग्नेचर होता है कि, और ऐसे जैसे आपने कहा कि खर्च हुआ या नहीं हुआ, तो सीए को स्टैंपिंग करनी पड़ती है अपने नंबर लगा के। बिल्कुल। अगर सीए और अगर वो गलत पाई गई रिपोर्ट तो सीए का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है, पारदर्शिता के लिए तो बहुत कुछ किया गया है, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है, चूंकि हम एक बड़े पॉइंट पॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं जी, आपने भी पराली की बात की कि पेनल्टी का जिक्र कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एनजीओ की एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि अनाउंस करना और उसके साइड इफेक्ट समझाना कि आप जो कर रहे हैं इससे आपको भी नुकसान है, सामने वाले को भी नुकसान है, अगर आप नहीं करेंगे इसका आपको ये फायदा है और सामने वाले को ये फायदा है। तो शायद वो जलाने वाला भी समझे और शायद वो ना आए कि पेनल्टी की नौबत आए, या किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं, मुझे लगता है कि जो आपने CSR का जिक्र किया, इसके माध्यम से भी उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स पहुंचाए जाएं कि वो पराली जलाने के लिए मजबूर ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए वो क्यों जला रहा पराली, क्योंकि अगर वो नहीं जलाएगा तो खेती कैसे करेगा, उसे तो वो हटाना है। तो उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स आने चाहिए, प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। जो एनजीओ क्या होता है, एनजीओ बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पास पैसे नहीं हैं। देखिए उसको फंडिंग चाहिए, वो प्रोजेक्ट ला सकता है पर उसको फंडिंग चाहिए। वहाँ कॉर्पोरेट की अहम भूमिका हो जाती है। अगर कॉर्पोरेट उसका हाथ थाम ले तो फिर ये काम बिल्कुल हो सकता है। और आपकी ये बात भी बिल्कुल 100% सही है कि जो वो किसान है बैठा वहाँ पे, उसको तो अपनी अगली फसल लगानी है। बिल्कुल। जब तक वो ये हटाएगा नहीं तो हमको एक सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन लेके आना चाहिए, जो मैं कह रही हूँ बाबर की टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए कि पॉलिसी लेवल से आना चाहिए। कॉर्पोरेट्स उस सॉल्यूशंस को लेके आए या गवर्नमेंट भी सॉल्यूशन को लेके आए, तो कॉर्पोरेट उनके पीपी मॉडल पे भी हम काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली एनजीओज ही जाके इनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं एनजीओ से, मैं आज आपको बताऊं। बिल्कुल। और बहुत साइंटिफिकली वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि जैसा कि आपने फर्स्ट टाइम ही कहा कि इसको आपको एक कंपलसरी कर देना चाहिए, ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए। खासकर जब हम बढ़ते पॉल्यूशन की परिस्थिति को देख रहे हैं तो अपनी जो गाइडलाइन जारी करनी है उसमें आपको कंपलसरी कर देना चाहिए कि आपको पॉल्यूशन के लिए इतना करना ही है। कैसे करना है, उसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है, ये आप तय कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करना ही है। बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।